हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रिक क्लब्स। माय नेम इज़ सौरभ और आज के इस वीडियो में हम AWES एग्ज़ाम के लिए क्लास 10th NCERT का क्विक रिवीजन करेंगे। इसके सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और फार्मूलाज डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं एक वीडियो और अपलोड कर चुका हूँ क्लास 9th NCERT का, तो रिसेंट वीडियो में आप देख लीजिएगा, कल ही अपलोड किया था। और उससे पहले एक वीडियो और ज़रूर आप देख के जाइएगा कि जो प्रीवियस ईयर कैसा पेपर आया था, जो पेपर मैं खुद दे के आया था, तो आपको मेरे ही चैनल पे आपको मिल जाएगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो चैप्टर है आपका, देखिए, रियल नंबर्स है। क्लास 10th NCERT आप देखिएगा तो आपको फर्स्ट चैप्टर है यहाँ पे, रियल नंबर है। तो इसमें देख लीजिए, थियोरेटिकल चीज़ें तो नहीं आती है, मेन जो क्या आएगा वो सब चीज़ें मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। और इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, HCF इंटू LCM बराबर A मल्टीप्लाइड बाई B होता है। तो अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे कि एक किसी भी, जैसे HCF ले देगा 15 लिख दिया, LCM दे दिया 10 हो गया, तो और एक नंबर दे दिया, कुछ भी मान लीजिए 3 दे दिया, तो पूछ सकता है कि बाद दूसरा नंबर B क्या होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया 150, और ये 3B हो गया, और ये 3 डिवाइड में आ जाएगा, तो B का वैल्यू क्या हो गया 50। तो कहने का मतलब ये है कि आपको इससे या तो तीन चीज़ें दिया रहेगा, HCF दिया रहेगा, LCM दिया रहेगा, और एक नंबर दिया रहेगा, बोलेगा फाइंड द अदर नंबर, या आपसे HCF नहीं दिया रहेगा, लिख देगा द टू नंबर्स आर दिस दिस एंड LCM इज दिस, फाइंड द HCF। तो आप ये फॉर्मूला को अच्छे से याद कर लीजिए, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स होता है। और इसके अलावा क्या है कि एक चीज़ और है, जैसे दो नंबर का आपको HCF निकालना है या LCM निकालना है, तो कैसे निकालते हैं, तो उसका एक सिंपल तरीका भी है निकालने का। बाकी आपको तो पता ही होगा, डिवीजन मेथड से भी निकालते हैं, नॉर्मल LCM इस तरह से भी निकालते हैं। और इसमें जो दिया हुआ है ये कॉन्सेप्ट से आप समझ लीजिए, ये वाला फॉर्मूला आप इसको याद कर लीजिएगा, NCERT है आपके पास। तो HCF क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स। जो कॉमन प्राइम फैक्टर्स होते हैं उनका प्रोडक्ट करते हैं स्मॉलेस्ट पावर का। और LCM क्या करते हैं, ग्रेटेस्ट पावर, लेकिन वो कॉमन से मतलब नहीं है, ठीक है। तो आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, देख लीजिए, मैं बता देता हूँ एक सॉल्व करके। अगर 6 और 20 का HCF भी निकालना है और LCM भी निकालना है, तो कैसे, 6 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3, 20 को क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 और 25 20, ये लिख सकते हैं। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर इंटू 5। तो इसमें अब ये देखिए, 6 वाले में देखिए और 20 वाले में यहाँ पे कंपेयर कीजिए। तो आपको क्या बताया था, HCF क्या होता है कि इन दोनों में जो स्मॉलेस्ट है, इस वाले में और इस वाले में, जैसे 2 तो कॉमन है दोनों में, है ना, जैसे इसको हटा दीजिए, या डायरेक्ट इसी पे देखिए आप, 2 है या इंटू 3 है, यहाँ पे 2 का स्क्वायर इंटू 5 है। तो इन दोनों में जो कॉमन है वो क्या है, 2 कॉमन है। और 2 का जो स्मॉलेस्ट पावर क्या है, यहाँ पे 1 है ना, तो HCF क्या हो गया, 2 हो गया, बस। LCM निकालने के लिए आपको क्या बताए हैं, जितने भी प्रोडक्ट है, ग्रेटेस्ट पावर ऑफ जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं। तो इसमें 2 है और 2 का ग्रेटेस्ट पावर यहाँ पे क्या है, 2 का स्क्वायर है, फिर यहाँ पे 3 भी है और यहाँ पे 5 भी है। तो 2 का स्क्वायर क्या था, 4 इंटू 3 इंटू 5 करेंगे, 4 × 12 25 60 हो गया। तो यही चीज़ आपको यहाँ भी समझाया हुआ है, इसको आप ऐसे पढ़ लीजिएगा। तो किसी तरह का क्वेश्चन आता है तो आप इसको यूज करके निकाल सकते हैं। और बाकी आपको ये चीज़ें मैं बता ही दिया, इस तरह क्वेश्चन से, जैसे 4 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो NCERT से भी आ जाता है डायरेक्ट क्वेश्चन, तो ये आप निकाल सकते हैं। और बाकी ये सब देखिए, सेकंड नंबर भी क्वेश्चन यही सब है कि HCF इंटू LCM क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। देखिए यहाँ पे एक्सप्रेस ईच नंबर इज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर निकालना तो बहुत सिंपल, इसको क्या बताया जाए, 140 है तो आप इस तरह से इसको लिख दीजिए। 140 को कैसे डिवाइड करते हैं, 2 70 35 इस तरह से, तो 2 गुने 2 गुने इस तरह से आता है। तो कुछ भी इस तरह से भी आएगा तो आप वो बता सकते हैं। ये क्वेश्चन HCF इंटू LCM पे है, ये वाला HCF इंटू LCM प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स है, और ये वाला जो 12 15 21 है, तो वो इस से आप निकाल सकते हैं इसको, है ना। और लास्ट देखिए, 7th क्वेश्चन, अगर इस तरह क्वेश्चन कुछ आता है, जैसे कि मतलब सेम एक जगह पे मिलेंगे कब, जैसे कि 18 सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड, और ये, तो इन दोनों का आप क्या कीजिएगा, LCM निकाल लेना है, जब भी बोथ, मतलब जब मीट करेंगे एक प्लेस पे। तो यही सब है। बाकी देखिए, ये सब प्रूफ करना है, तो √2 इज इरेशनल वगैरह तो प्रूफ करने के लिए आपसे आएगा नहीं वहाँ पे कुछ। तो फर्स्ट में यही है। सेकेंड चैप्टर है आपका पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स में क्या होता है, कुछ बेसिक चीज़ें बता देता हूँ
क्योंकि वहाँ पे बेसिक से ही आता है ज़्यादा। तो जिसका डिग्री 1 होता है उसको क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ पे देखिए 2x माइनस 3 है, तो यहाँ पावर क्या है, यहाँ पे कुछ भी नहीं, तो 1 है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। जिनका डिग्री 2 होगा उसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जो भी आप लिखते हैं ना, जैसे 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2y5, तो यहाँ पे x का पावर क्या है, 2 है, तो ऐसे को बोलते हैं क्वाड्रेटिक। और जिसका डिग्री 3 होता है उसको बोलते हैं क्यूबिक, और जिसका डिग्री 4 होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो अब इसमें भी आपको मैं समझा दे रहा हूँ। तो इसमें आपका क्या क्या क्वेश्चंस आ सकता है, देखिए ये भी समझ ही लीजिए फिगर वाला, जैसे कि ये जितने मतलब एक्स एक्सिस को इस तरह का ग्राफ जितने पॉइंट पे कट करेगा तो उतने जीरोज होते हैं उस कोई भी पॉलिनोमियल के। जहाँ पे जैसे 2 पॉइंट 2 जगह कट किया तो 2 जीरोज होते हैं इसके। तो देखिए ये सब कितने जगह कट करा है एक्स एक्सिस को, 1 2 2 जीरोज हो गए। इसमें भी 2 जगह कट किया, 2 जीरोज हो गए। इसमें एक ही पॉइंट पे कट किया तो यहाँ पे 1 जीरोज होंगे, तो यहाँ भी 1 जीरोज होंगे। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। अब जहाँ पे कट ही नहीं कर रहा है तो इसके कोई भी जीरोज नहीं होंगे, तो लिखिए 0, है ना, इसके भी कोई जीरोज नहीं होंगे, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस तरह से आप लिखते हैं, आपको पता होगा, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे आप लिखते हैं ना 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो ये किस तरह का पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसी का पूछिए नंबर ऑफ जीरोज। नंबर ऑफ जीरोज मतलब कि x के कितना वैल्यूज इसको मतलब आएगा यहाँ पे, है ना, x का कितना वैल्यू आता है, तो उसी को तो बोलते हैं आप। जैसे कि x 2 आया, 3 आया, तो क्वाड्रेटिक आएगा तो x का तो 2 ही वैल्यू आता है। क्यूबिक होता है तो x का 3 वैल्यू आता है। जैसे कि एक सिंपल आपको एग्जांपल से भी समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए इस फिगर में एक जगह कट कर रहा है ना, तो इसका जीरोज कितना यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए नंबर ऑफ जीरोज इज 1 एज द ग्राफ इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट 1 पॉइंट ओनली। और यहाँ पे देखिए 2 जगह कट किया, तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ जीरोज क्या होता है, 2 होता है, क्योंकि एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट किया। तो इस तरह से 2.1 में पूरा वही है, पूछा गया नंबर ऑफ जीरोज। तो आप बता सकते हैं इसके 1 जीरो, इसको एक भी जीरोज नहीं होंगे, इसके 1 2 3 जगह कट किया है तो इसके 3 जीरो हो जाएंगे। इसको देखिए 2 जीरो हो गया, इसका 1 2 3 4 जगह जीरोज, तो 2.1 में तो यही है। अगला जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है लिख लीजिए आप, सम ऑफ जीरोज। देखिए जीरोज को क्या होता है, कुछ नहीं, जैसे x का 2 वैल्यू है था, जब मिडिल टर्म आप स्प्लिट करते हैं तो इसके 2 वैल्यू को हम क्या लिखते हैं, एक जैसे इसका कुछ भी आ गया -3 2 आ गया कुछ भी, तो वही 2 को उसी को बोलते हैं जीरोज। और जीरो को मतलब यहाँ पे डिनोट करते हैं, जैसे कि अल्फा मान लिए, अल्फा का वैल्यू 2 आ गया एक, और एक बीटा लिखते हैं। तो सम ऑफ जीरोज को हम लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा, और सम ऑफ जीरोज का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है -b/a। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये सब पे क्वेश्चन आ सकता है, लिख लीजिएगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को अल्फा इंटू बीटा को बोल c/a। अब ये सब क्या लिख रहे हैं, a b c, तो आप समझ लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में होता है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे a क्या वैल्यू क्या हो गया, इसको अगर कंपेयर करना है आपको हमेशा इसी से, तो एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई वाला जो होता है ना वही a होता है। तो इसमें अगर बात करें तो a कितना है 2, b यहाँ पे क्या है बताइए, x के जो मल्टीप्लाई वाला है वो x का कोफिशिएंट, तो b यहाँ पे कितना है 5, और c कितना हो गया 3। तो a b c तीनों पता चल गया। अब आपसे पूछा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका सम ऑफ जीरोज निकालिए। तो सम ऑफ जीरोज के लिए डायरेक्ट आपको क्या करना है, -b/a, यानी -5, और a का वैल्यू कितना है यहाँ पे 2 है, तो -5/2। अगर पूछा कि इस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कीजिए, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा c/a। तो c/c यहाँ पे क्या है 3, और a कितना है यहाँ पे 2। तो इस तरह से एक मतलब एक आपको एग्जाम्पल बता दिया हूँ, यही होता है सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। और ये चीज़ें आपको यहाँ पे भी लिखा हुआ भी है, अल्फा प्लस बीटा -b/a, अल्फा इंटू बीटा c/a होता है। और एक चीज़ और है कि एक जनरल इक्वेशन लिख लीजिए, किसी भी जैसे पूछेगा कि सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया रहेगा और पूछेगा राइट द जनरल इक्वेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो इसको कैसे लिखते हैं, तो आप याद लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस इसको नोट कर लीजिए, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा होता है। तो ये जनरल इक्वेशन होता है किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। अल्फा बीटा आपको समझ में आ गया, जो एक्स का 2 वैल्यू निकलेगा उसी को हम अल्फा बोलते हैं, एक को बीटा बोलते हैं। और अल्फा प्लस बीटा, तो आपसे जनरल इक्वेशन लिखना है, तो इस फॉर्मूला को अच्छे से नोट कर लिए। और जैसे कि ये क्वेश्चन है आपका, एग्जाम्पल नंबर 4 है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर -3 and 2। मतलब एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसका सम का वैल्यू कितना दिया हुआ है -3, मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना है -3, और अल्फा इंटू बीटा यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। तो इसको कैसे निकालेंगे,
तो सिंपल सी बात है, आपको बस यही याद रहना चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस, और सम ऑफ जीरोज क्वेश्चन में ही दे रखा है -3, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या बोल रखा है यहाँ पे, क्लियर देखिए यहाँ पे 2 लिखा है, बस यहाँ 2 रख दीजिए तो आपका ये आंसर हो गया। माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, तो ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया। तो आपको बस यही दिया रहेगा कि अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू दे देगा, अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू पता रहेगा, तो इसको आप पुट कर दीजिएगा तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया। और इसका मिडिल टर्म ब्रेक करके जब भी आप कीजिएगा तो वापस से अल्फ़ा बीटा का वैल्यू आ जाएगा। तो यही है, और यही देखिए यहाँ पे यही चीज़ है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बना, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, और डायरेक्ट मैं भी यही लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब देखिए ये एक्सरसाइज भी आपका तुरंत हो जाएगा 5 मिनट के अंदर में। एक्सरसाइज 2.2 है, इसमें पूछ रहा है फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरो निकालिए और वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो वहाँ वेरीफाई वगैरह करने के लिए नहीं आएगा, लेकिन आप समझ लीजिए क्या करना है इसमें। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है, इनका मिडिल टर्म आपको ब्रेक करना है। तो एक मैं बता देता हूँ कैसे आपको करना रहेगा वहाँ पर। तो मिडिल टर्म कैसे ब्रेक करते हैं, जैसे कि लास्ट वाले को इससे मल्टीप्लाई कीजिए, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। तो आपको समझ में आ रहा है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा क्या होगा 8, और माइनस का 8x स्क्वायर, और पहले वाले को और आखिरी से मल्टीप्लाई भी करने पे क्या आएगा, माइनस का 8x स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो मतलब इसको भी ऐड भी कीजिएगा तो माइनस 2x आएगा, और इनको मल्टीप्लाई करने पे इन दोनों का आएगा। अब बस यहाँ से कॉमन ले लीजिए, और इसमें से हम अगर 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 हो जाएगा। तो मेरा क्या बच गया, x माइनस 4 और x प्लस 2 हो गया। तो यहाँ पे इसको हम 0 के इक्वल करते हैं, तो x माइनस 4 इक्वल टू 0 हो गया, और x प्लस 2 इक्वल टू भी क्या हो गया 0, यानी x का 2 वैल्यू आया 4, और x का वैल्यू क्या आ गया -2। तो आपको समझ में आ गया, यानी अल्फ़ा क्या हो गया 4 और बीटा क्या हो गया -2। अब आपको जैसे कि सम ऑफ जीरोज कीजिए, यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आ रहा है, तो 4 और -2 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, ये 2 आ ही जाएगा ना, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। 4 प्लस माइनस 2 कीजिएगा तो क्या होगा, प्लस माइनस माइनस यानी ये 2 हो गया, और अल्फ़ा इंटू बीटा कर दीजिए, 4 दूनी 8 यानी -8। तो यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है कि अल्फ़ा प्लस बीटा भी निकाल लिए और अल्फ़ा बीटा भी निकाल लिए। और इस क्वेश्चन बोला था कि आप वेरीफाई कीजिए कि ये जो आया है आंसर वो सही है या गलत है। तो कैसे वेरीफाई करेंगे, तो वेरीफाई करने का आपको फॉर्मूला मतलब शुरू में ही बताया हूँ कि सम ऑफ जीरोज अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, है ना। तो इससे आप कंपेयर कीजिएगा, इक्वेशन क्या था मेरा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या था, 0 था, यही था ना। तो ए बी सी तो आप यहाँ से बता सकते हैं, ए कितना है यहाँ पे 1, बी कितना है -2, और सी कितना है -8। तो इसमें पुट कीजिए, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे यहाँ लिख देता हूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा होता है -b/a, ठीक है। तो -b, तो b यहाँ पे क्या है मेरा -2 है ना, तो और -2 अपॉन a कर दीजिए, a की जगह पे कुछ भी नहीं तो यहाँ पे 1 है, तो ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे प्लस, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू 2 आ गया। और वही तो मेरा ये अभी जो जीरोज़ निकला उसको ऐड करने पे भी यही आया, और फार्मूला से जो निकाले तब भी 2 आया। इसका मतलब मेरा ये वेरीफाई हो गया और ये सॉल्व सही है। तो आपको एक कॉन्सेप्ट आइडिया लग गया जिससे आप कर सकते हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या बताया था, c/a, तो हमारा ये हमेशा -8 ही आएगा जब इसको मल्टीप्लाई करने पर। तो कैसे आएगा, c कितना है यहाँ पे बताइए, -8 है ना, -8 और यहाँ पे 1, तो ये क्या हो गया -8/1। तो इस तरह से अल्फ़ा बीटा भी निकल गया मेरा। तो ये पूरा क्वेश्चन का आपको कॉन्सेप्ट समझ में गया। सब में यही करना है, मिडिल टर्म ब्रेक करके और इसको सॉल्व कर देना है ना। और कुछ डाउट होगा इसमें तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, सेकंड वाला क्वेश्चन भी बहुत ईजी है। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है और जिसका सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया हुआ है। तो सम ऑफ जनरल इक्वेशन वही आपको बताया था, बस इस पर पुट कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, इसी पे कर देना है। और एक बता देता हूँ, तो यहाँ पे देखिए 1/4 रख दीजिएगा, तो यहाँ पे क्या बन गया, एक्स माइनस 1/4 एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा की जगह पे अगर -1 दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -1, तो एक्स स्क्वायर -1/4 एक्स -1 हो गया, है ना। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, नीचे क्या हो गया, तो 4x स्क्वायर -x -4, और इसी में हम इसको 4 को बाहर ले लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 4x स्क्वायर -x -4 हो गया। और यहीं पे कांस्टेंट मान लेता है इसको k, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया मेरा। तो आप ये भी लिख सकते हैं, यहाँ तक भी छोड़ दिया तब भी 1/4 लगा के भी तब भी सही है। तो इस तरह से आपके ये पूरे क्वेश्चंस बन जाएंगे।
तो यही था आपका इसमें सम ऑफ जीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ सी बाई ए, और मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं कैसे वो देख लीजिए। अब चैप्टर थर्ड है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो ये थर्ड है, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि अगर बहुत डिटेल में बताने लग जाऊँ तो ये वीडियो आपका 2 घंटे का 3 घंटे का बन जाएगा। तो मेन जो चीज़ें हैं वो सब मैं कवर करा दे रहा हूँ, कुछ छूटेगा नहीं। और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है आपका ये वाला टेबल। अगर आपके पास एनसीईआरटी है ना तो इस टेबल को अच्छे से आप कर जाइए, है ना। तो ये टेबल 3.1 है और इससे क्वेश्चंस आता है। और क्या है टेबल में तो मैं बता देता हूँ। देखिए ax प्लस बी वाई प्लस सी, या इसको ऐसे लिखिए a1x b1y और c1, और दूसरा इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2। तो इस तरह से हम दो लीनियर इक्वेशंस लिख दिए। और ये जैसे कि आप मान लीजिए ना 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू कुछ लिख दिए यहाँ पे 0, फिर 5x प्लस 4y प्लस 3 इक्वल टू 0 लिख दिए। तो यहाँ पे क्या होना है कि आपको इनके कोफिशिएंट को कंपेयर करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो तीन चीज़ क्या होगा, a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू अगर b1 बाई b2 है तो उस केस में जो होगा ना, जो लाइंस क्या होते हैं इंटरसेक्टिंग होते हैं और एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ पे a1 बाई a2 क्या है 2/5 और b1 बाई b2 यहाँ पे क्या है 3/4। तो ये दोनों तो नॉट इक्वल है, a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 है। तो इस केस में क्या होगा, मेरा जो सॉल्यूशंस होगा वो मतलब दो लाइन होंगे इंटरसेक्ट कर जाएंगे आपस में और एक ही पॉइंट पे मिलेंगे। तो ये जो पॉइंट होगा एक ही सॉल्यूशन होगा ना, 3,4 4,5 कुछ भी जो ऐसे लिख सकते हैं, तो एक ही पॉइंट पे मीट करेंगे। तो एक ही वैल्यू को ही वो सेटिस्फाई करेगा जो इक्वेशन। अगर एक्स वाई की जगह पे आप यहाँ पे जो भी रखिएगा 3 4, जो एक ही वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा। इसलिए बोलते हैं कि a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई 2 तो यूनिक सॉल्यूशन होता है। और उस केस में लाइन क्या होता है, मेरा इंटरसेक्टिंग लाइंस होता है। देखिए इस चैप्टर का मेरे पास नोट्स भी है तो मैं आपको इसी से बता देता हूँ। देखिए यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, और ये दोनों जैसे एक पॉइंट इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगे। और यहाँ पे भी देख लीजिए, जैसे मैं एक लिख दिया हूँ यहाँ पे 4x प्लस 7y इक्वल टू 18 है, 7x प्लस 3y इक्वल टू 5 है। तो a1 बाई a2 क्या हो गया 4/7 और b1 बाई b2 क्या हो गया 7। तो ये दोनों बराबर तो नहीं है, तो यहाँ पे लाइन इंटरसेक्टिंग होते हैं। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस कब होगा, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आप कुछ भी लिख दीजिए, जैसे कि रेशियो इक्वल होते हैं तीनों के, जैसे a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। तो इस केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं और लाइन एक दूसरे पे ओवरलैप करते हैं, उसको हम बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। जितने भी लाइन होंगे ना इसी पे ओवरलैप करते जाएंगे। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है 5x प्लस 3y इक्वल टू 15 दिया हुआ है और 10x प्लस 6y इक्वल टू 30 है। तो a1 बाई a2 क्या होगा 5/10 यानी 1/2, b1 बाई b2 क्या होगा 3/6 यानी 1/2, और c1 बाई c2 क्या होगा 15/30 यानी सब केस में क्या हो रहा है 1/2 आ रहा है। तो ये वैसे केस इसको क्या बोलेंगे हम कि इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशंस को होंगे और सब एक दूसरे लाइन इस पर कोइंसाइड करेंगे। जैसे यहाँ पे मैं एक सिंपल आपको बता देता हूँ लिख के, बुक में ही लिखा हुआ भी है, आपको इससे आइडिया लग जाएगा। मैं एक इक्वेशन लिख दिया यहाँ पे और दूसरा इक्वेशन यहाँ लिख देते हैं। अब क्वेश्चन कैसे आया कि बताइए इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है, नो सॉल्यूशंस है, यूनिक है, तो आपको ये दिया रहेगा। तो आप कैसे बताइएगा, इसका a1 बाई 2 कीजिए, मतलब दोनों को डिवाइड कीजिए 2/4। तो ये क्या निकला a1 बाई 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2। इसको इसमें भी डिवाइड कीजिएगा b1 बाई b2, तो 3/6 कीजिएगा तो ये भी 1/2। इस केस में c1 बाई c2 कीजिएगा तो ये -9 बाई -18, तो ये भी क्या हो जाएगा 1/2। तो तीनों केस में हम देखें कि मेरा a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2, तो आप लिख दीजिएगा इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, बहुत सारे वैल्यू को ये सेटिस्फाई करेगा। और उस केस में क्या लाइंस होते हैं इसी पे ओवरलैप करेगा, जितने भी लाइंस बनेंगे सब एक ही पे, तो कोइंसिडेंट लाइन होते हैं। और लास्ट मेरा जो कंडीशन है वो क्या होता है नो सॉल्यूशन का। तो नो सॉल्यूशन कब होता है a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई 2 नॉट इक्वल टू c1 बाई 2, मतलब लास्ट वाला इक्वल नहीं हो उस केस में। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ लिखा हूँ, तो 5x तो 1/2, ये भी क्या आ गया 1/2, और ये यहाँ पे 8/15 आ गया। इधर भी होता तो वही बात है ना, माइनस ये भी होगा, ये भी माइनस होगा, तो माइनस माइनस कट क्या, तो ये तीसरा वाला इक्वल नहीं है। इस केस में क्या होता है नो सॉल्यूशन। अब जब लाइंस मिलेंगे नहीं तो कोई पॉइंट कहाँ से मिलेगा,
ये इस पे इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, जब इंटरसेक्ट करेगा तभी तो यहाँ पे सॉल्यूशन होगा, कोई एक पॉइंट मिलेगा, जैसे 3 5 4 5। तो इस केस में आप लिखिएगा, तो बस आपको मेन चीज़ यही बताना है कि तीन आप ये इसको याद कर लीजिए कि इंटरसेक्टिंग लाइंस, यूनिक सॉल्यूशन और कोइंसिडेंट लाइंस, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, और इस केस कंडीशन ये है इनफाइनाइट सॉल्यूशंस का और नो सॉल्यूशंस का, ये कंडीशंस है। बाकी ये दो इक्वेशन दिया गया है और इसमें x का y का दो इक्वेशन, दो अननोन है, तो ये सब तो बहुत इजी है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक x को निकाल के इसमें आप पुट कर दीजिएगा तो इससे आप निकाल सकते हैं, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। मतलब x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 3 माइनस 2y यहाँ से सेकेंड वाले से, और x की जगह पे यहाँ पे क्या रख दीजिए 7 इंटू 3 माइनस 2y, तो सब y के टर्म में हो गया ऊपर वाला, और यहाँ से y का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। जब y का वैल्यू आ गया तो इसमें पुट करके, तो इसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। और एक होता है एलिमिनेशन मेथड, तो उसमें हम क्या करते हैं कि मल्टीप्लाई करके और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जैसे कि एलिमिनेटिंग कोफिशिएंट तो कट जाता है, तो उससे भी हम x का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसमें एक चीज़ और था बताना कि कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट क्या होता है। तो ए सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू अननोन इज हैड टू बी कंसिडर इट एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। मतलब कंसिस्टेंट का सिंपल लैंग्वेज के लिए एक सॉल्यूशन भी एटलीस्ट होना चाहिए, उसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट। और इनकंसिस्टेंस मतलब नो सॉल्यूशन एट ऑल, तो उसके कोई भी सॉल्यूशन नहीं हो तो उसको हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। अगला जो है चैप्टर फोर्थ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पता ही है किस फॉर्म में होता है, कोई भी इक्वेशन किस फॉर्म में रहता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसी फॉर्म में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। अब ये तो थोड़ी है कि आपको चेक करने के लिए पूछेगा कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है, अगर पूछता भी है तो क्या है, आपका हमेशा इक्वेशन में एक्स स्क्वायर आना चाहिए, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो ये क्वाड्रेटिक है। लेकिन अगर इसमें एक्स स्क्वायर ही गायब हो जाए, अगर ये नहीं रहे 3x प्लस 5 बचे, या तो वैसे इक्वेशंस या क्यूब आ जाए, है ना, तो उसको बोलेंगे क्यूबिक इक्वेशन, तो वो क्वाड्रेटिक नहीं होगा। तो पहला वाला तो सब यही है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, देखिए इसमें एक ऐसे रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है, मतलब मिडिल टर्म ब्रेक करके, और इसको आपको यहाँ पे दो वैल्यू, जैसे इसका अब मिडिल टर्म ब्रेक करने तो आता होगा, तो दो एक्स का दो वैल्यू निकल गया यहाँ पे, है ना। अगर नहीं आता होगा तो आप मुझे कमेंट्स में लिखिएगा, मैं एक स्पेशल वीडियो बाद में बना दूंगा। और रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक, तो सब में मिडिल टर्म ब्रेक करके यहाँ पे हम रूट्स निकाल रहे हैं। हाँ, जो इंपॉर्टेंट आपको बात करा था इस चैप्टर का, ये तीन जो फार्मूला है ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और ये देख लीजिए पेज नंबर 45 है, टू डिस्टिंक्ट रूट्स कब होता है, मतलब, और टू इक्वल रूट्स कब आता है, नो रियल रूट्स कब आता है। तो आप याद रखिए, सबसे पहले हम एक क्वाड्रेटिक फार्मूला जानते हैं। x इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होता है। तो ये होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला, इसी को हम श्रीधाचार्य रूल भी बोलते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला को ही। अब इसमें जो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है रूट के अंदर में, इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, या इसी को डी से डिनोट करते हैं। डी इक्वल टू क्या हो गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो जब भी बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होगा ना, या इस फॉर्मूला को आप थोड़ा ऐसे भी लिख लीजिए, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी लिख दिए, बी स्क्वायर माइनस अपॉन 2a। तो डिस्क्रिमिनेंट जो d का वैल्यू या बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो वैल्यू होता है वो ग्रेटर देन 0 हो गया, मतलब d पॉजिटिव आ गया। उस केस में इसके क्या होंगे, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। इसका मतलब ये होता है कि x का दो वैल्यू आ गया, एक 2 आ गया और x का वैल्यू कुछ भी आ गया, -3 आ गया, दो डिस्टिंक्ट और रियल रूट्स आ गए, है ना। अब कि एक कंडीशन और एक होता है कि टू इक्वल रूट्स कब होंगे। देखिए सिंपल सी बात है, इक्वल कब होगा, जब इसका जो वैल्यू होगा ना वो 0 के बराबर हो जाएगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो गया, 0 हो गया, तो ये पूरा टर्म ही तो खत्म हो गया। तो उस केस में दोनों रूट्स क्या हो गया, माइनस बी, है ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पूरा 0 हो गया अपॉन 2a हो गया। तो दोनों रूट इस तरह से आप, अब बी ए आपको तो पता ही होगा यहाँ से देख के, एक इसमें ए बी सी क्या क्या है यहाँ पे, है ना। और नो रियल रूट्स कब होगा, जब यहाँ निगेटिव आ जाएगा, निगेटिव हो जाएगा तो अब निगेटिव का रूट कैसे निकालिएगा, मान लीजिए हम -10 हो गया तो कैसे रूट निकलेगा, तो उस केस में नो रियल रूट्स। तो आपको ये तीनों याद रखना है, कब रियल रूट्स होता है, जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा, पॉजिटिव रहेगा तभी तो रियल रूट्स निकलेगा यहाँ पे।
जैसे मान लीजिए यहाँ पे 36 आ गया, तब 6 बाहर आप निकाल लिए। अगर 0 आ गया तब तो इसमें क्या होगा, 2 इक्वल रूट्स आ गए, दोनों का वैल्यू क्या हो गया -b/2, और नो रियल रूट्स। ये भी आपको समझ में आ गया जब निगेटिव होगा तो। अब जैसे इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दे हैव 2 इक्वल रूट्स। अब k का वैल्यू निकालिए, इसमें 2 इक्वल रूट्स होना चाहिए। तो सिंपल है इक्वेशन, एक मैं सॉल्व करके बता देता हूँ। बोला है k का वैल्यू निकालिए जिसका 2 इक्वल रूट्स होगा। तो आप पढ़े थे कि अभी कि b² - 4ac क्या होता है, 0 होता है इक्वल रूट्स के लिए। तो वही चीज़ यहाँ पे करेंगे, b की जगह पे यहाँ पे क्या लिखेंगे, k² - 4 और a की जगह पे 2 है ना, x² के मल्टीप्लाई में, और c कितना हो गया 3 इक्वल टू क्या हो गया 0। तो k² - 4 दूनी 8, 8 3 24 इक्वल टू 0, और k² इक्वल टू क्या हो गया 24, और k इक्वल टू क्या हो गया √24। तो इसको आप कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 3 24 है ना, ठीक। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2 और 2। आप इसको बाहर निकालिएगा ना, मतलब कहने का मतलब कि इसको इस तरह से ब्रेक किए तो 2 का पेयर में अब बाहर निकालते हैं ना, 2 है तो 1 2 बाहर निकल गया, मतलब इसका फैक्टर 24 का लिखिएगा एलसीएम लेके, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24। तो 2 2 के बदले तो 1 2 बाहर आ गया, बचा ये 2 1 दूनी 3, तो 2 3 क्या होगा 6, और यहाँ पे तो इसका 2 के बराबर क्या हो गया +-2√6। तो यही आंसर है। तो इसी तरह से आपको सॉल्व करना रहेगा। अगला जो चैप्टर है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या एपी बोलते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि एपी क्या होता है। तो एपी में जैसे कि मान लीजिए कि पहला टर्म 4 8 12 16, तो इस तरह से मतलब इस तरह से रहेगा जो सीक्वेंस रहता है, जिसमें इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म। ए क्या हो गया 4, तो ये हो गया फर्स्ट टर्म, और यहाँ पे 8 क्या हो गया सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। अब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कीजिए तो कितना बच रहा है 4, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म 4, इसमें -4 टर्म माइनस थर्ड टर्म, सब जगह 4 आ रहा है। तो जो इसका डिफरेंस है वो इसको डी से डिनोट किया जाता है, और इसी को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे कितना आ रहा है 4। तो वैसे सीक्वेंस जैसे कुछ भी लिख दीजिए 36 40 44, तो ये भी एपी में है। कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे हर जगह कॉमन डिफरेंस क्या है सेम है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है। तो जहाँ कॉमन डिफरेंस सेम है हर जगह, डी का वैल्यू सेम है, और ए कितना हो गया 36। तो वैसे सीक्वेंस को हम लोग बोलते हैं कि ये क्या है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, जैसे 8000 8500 9000, तो यहाँ 500 का डिफरेंस है, तो 500 क्या हो गया कॉमन डिफरेंस हो गया। और इसमें एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, जैसे फर्स्ट टर्म को ए लिखते हैं, सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा a+d, थर्ड टर्म क्या होगा a+2d, फोर्थ टर्म क्या होगा a+3d, है ना। जैसे इसी में मान लीजिए फर्स्ट टर्म तो a हो गया 36, सेकेंड टर्म क्या लिखे a+d, तो d अगर दिया रहेगा तो आप इसमें d को ऐड कर दीजिए, तो 36 + 4 क्या हो गया 40। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट है nth टर्म ऑफ एन एपी, इसको an बोलते हैं, a + n-1 × d। ये फॉर्मूला आप लिख लीजिए, nth टर्म ऑफ एन एपी। किसी भी एपी का 50वां टर्म 40वां टर्म कुछ भी निकाल सकते हैं, लेकिन आपको कुछ चीज़ें वहाँ पे पता होना चाहिए। जैसे इसी एपी में ये एपी चल रहा है, आपको पता है 36 40, तो यहाँ तो मुझे 4 टर्म पता है। अगर इसका बोलेगा 40वां टर्म बताइए 30वां टर्म, तो कैसे निकालेंगे। तो सिंपल इसी फॉर्मूला पे आप पुट कर दीजिएगा, ये वाले फॉर्मूला पे। जैसे फर्स्ट टर्म की जगह पे 36 रख दिए, नंबर ऑफ टर्म्स उस एपी में कितने, मैं बोल दिया कि 40 है, तो 40 - 1 कर दिए, पूरे 40 पे ख़त्म हो जा रहा है, लेकिन हमें 40वां टर्म का वैल्यू नहीं पता है, तो 40 - 1, और डी यहाँ पे 4 चल रहा है, यहाँ पे तो 4 का ही गैप है ना, तो कॉमन डिफरेंस डी हो गया। तो 36 प्लस ये 39 × 4 कर दिया, तो 40 160, और तो इस सबको ऐड कर दीजिए, तो 192 है ना, तो 192 हो गया है ना। 6 6 12 के 2, हाथ में 1, 5 3 8 192। तो इस तरह से हम इसे ये पता चला कि इस एपी का जो 40वां टर्म का जो वैल्यू है वो कितना आ रहा है a+n, वहाँ a+n नंबर ऑफ टर्म्स, और यहाँ पे कर दिया आपको, ठीक है। तो इनको जो ऐड किए तो यहाँ पे क्या आ गया 192 आ गया, ठीक है। इसके बाद से एपी का हम सम कैसे निकालते हैं, तो इसका 2 फॉर्मूला है, आप इसको याद कर लीजिए। s = n/2 2a + n-1 × d, और एक होता है n/2 × a + l। अब इसमें जैसे कि Sn बोलते हैं, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी, n/2 × 2a + n-1 × d।
तो ये होता है, ये ए हो गया फर्स्ट टर्म किसी एपी का, एन नंबर ऑफ टर्म्स उस एपी में कितना है, और डी कॉमन डिफरेंस, और n/2 ये नंबर ऑफ टर्म्स। तो उस एपी का हम सम निकाल सकते हैं कि पूरे एपी का, जैसे यही एपी दिया हुआ है, इसका 10 टर्म ऐसे दे दिया, तो बोलेगा कि इसका सम निकालो 10 टर्म का। तो सब चीज़ तो आपको पता है, नंबर ऑफ टर्म्स भी पता है, एन की जगह पे ए का वैल्यू पता ही है, डी पता ही है 4 है, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं यहाँ पे सम। और डायरेक्ट ये भी फॉर्मूला होता है n/2 इंटू ए प्लस एल। जैसे कि नंबर ऑफ टर्म, जैसे 4 है, 8 है, 12 है, 16 है। अब आपको पता है यहाँ पे 4 टर्म है, तो यहाँ पे n/2 कितना हो गया 4, और a कितना हो गया यहाँ पे 4, और l कितना हो गया 16। अब इनको जोड़ देना, 16 4 20, 20 से 2 काट दीजिए तो 10, 10 चौका 40। तो आंसर क्या हो गया, इस एपी का जोड़ कैसे निकाल लिए 40, कैसे होगा 16 12 कीजिएगा 28, 28 4 32, 32 और 8 40 हो रहा है। तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं, और लास्ट टर्म पता है, फर्स्ट टर्म पता है, नंबर ऑफ टर्म्स पता है। तो ये कुछ मेन चीज़ें हैं। तो देखिए वो मेन जो फॉर्मूला था वो मैं आपको बता दिया एपी के बारे में, तो आप उसका यूटिलाइज करके ये सब आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अगर कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि अगर डिटेल में जाएंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, एक एक क्वेश्चन अगर सॉल्व कराएं तो कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा आपका जो मेन चीज़ें हैं। अब नेक्स्ट जो अगला चैप्टर है ट्रायंगल्स के बारे में। ट्रायंगल्स में क्या होता है, सिमिलरिटी के बारे में पहले बताना है। सिमिलरिटी क्या होता है, जो उनके रेशियो इक्वल होगा। जैसे आपको देखने में ही लग रहा है ये दोनों फिगर कभी सिमिलर है, नहीं होगा, क्योंकि एक दूसरे को अब कभी भी रेशियो, इसका देखिए यहाँ पे ये क्या बन रहा है 1.5 है, ये 1.5 है। तो देखिए ये फिगर ही अलग बना दिया। जैसे यहाँ पे एक रेक्टेंगल है और यहाँ पे एक जिस चारों साइड से इक्वल, तो रोम्बस मान के चलिए, रोम्बस है। तो एक दूसरे पे कभी भी मतलब वैसे फिगर सिमिलर होते हैं ना, जैसे कि 2 सर्कल्स है, भले ही इसका रेडियस अलग अलग है, तो वैसे जो फिगर्स होते हैं ना वो सेम फिगर्स भी सिमिलर होते हैं। जैसे ट्रायंगल्स हो गए, एक बड़ा ट्रायंगल हो गया, एक छोटा ट्रायंगल, तो ये आपस में सिमिलर होते हैं। और कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट में एक दूसरे पे ओवरलैप होना चाहिए। 2 सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, जब एक दूसरे पे, जैसे एक सर्किल का रेडियस 2 है, दूसरे सर्किल का भी रेडियस क्या है 2, एक दूसरे पे ओवरलैप कर गया, तो ऐसे फिगर्स को बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट। तो सिमिलर कॉन्ग्रुएंट में यही डिफरेंस है। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ये थ्योरम है, तो इसको भी जान लीजिए। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर 2 साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर 2 साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो इसका मतलब ये है, हम एक ट्रायंगल ले रहे हैं ABC, और यहाँ से एक लाइन पैरेलल ड्रॉ किया गया डी किसके पैरेलल है, BC के। तो इसमें क्या होगा, AD अपॉन DB का रेशियो इक्वल टू क्या होगा, AE अपॉन EC के। तो यही होता है क्वेश्चन में, मतलब ये दिया रहेगा। थ्योरम ये बोलता है कि अगर एक लाइन को हम मतलब DE को पैरेलल किसके ड्रॉ कर लें, BC के, तो अदर 2 साइड जो होंगे ना ये सेम रेशियो में डिवाइड हो जाते हैं। तो इसमें आप क्वेश्चन कैसे आएगा, मान लीजिए 6 लिख देगा, 3 लिख देगा, 2 लिख देगा, x लिख देगा यहाँ पे, तो आपको इस तरह से इसको सॉल्व करना होगा। 2/3 बराबर x/6 क्रॉस मल्टीप्लाई करा के निकाल लीजिएगा। तो इस तरह इसी के एप्लीकेशंस पे क्वेश्चन आएंगे। जैसे ये सब क्वेश्चंस है ना, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि फाइंड EC को निकालिए, तो 1.5/3 इक्वल टू 1/x कर दीजिएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। AD निकालना है, दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। बाकी इसमें ट्रायंगल्स में बहुत सारे क्वेश्चंस प्रूफ वाले हैं, तो वो सब तो आएगा नहीं प्रूफ करने के लिए। हाँ, वैल्यू वाले इस तरह के क्वेश्चंस आप करके जा सकते हैं, क्योंकि इस तरह क्वेश्चंस पूछा जाता है। जैसे कि इसमें क्या दिया गया है, 2 ट्रायंगल सिमिलर है, ODC ये मतलब ये वाला ट्रायंगल सिमिलर है OBE के। तो जब भी सिमिलर है यहाँ पे, और इसमें BOC बराबर 125 है, BOC मतलब ये वाला एंगल क्या है 125 है। तो आपसे पूछ क्या रहा है, CDO बराबर 70, ये 70 दिया गया है। तो जब सिमिलर होगा ना, तो इस केस में देखिए यहाँ पे जो एंगल्स होगा ना वो बराबर होगा। और वैसे भी ये दोनों लाइंस, मतलब जो ये 70 है तो इधर वाला क्या हो जाएगा, ये 70 हो जाएगा, है ना। तो इसमें पूछा गया है DOC, तो DOC कितना हो जाएगा, ये 125 है, तो ये तो ऐसे आप लीनियर पेयर से भी निकाल सकते हैं। तो 180 में से 125 घटा दिया तो क्या हो जाएगा, DOC निकल गया। अब DCO, तो ये वाला जैसे निकल गया, तो इन दोनों को प्लस कर दीजिएगा, 70 प्लस, और ये वाला जैसे कि कितना हो जाएगा, ये 55, तो 70 + 55 125, और 125 से घटा दीजिएगा तो ये हो जाएगा। मतलब लीनियर पेयर से ये निकाल लीजिएगा DOC, और इन दोनों को ऐड कर दिए, और फिर 180 से माइनस कर देंगे तो DCO निकल गया। OAB, तो जो ये निकला, और तो ये 70, तो ये भी 70, जो ये होगा वो ये होगा, और फिर यही तो पूछ रहा है OAB। तो इस तरह से आप
यूज़ कर सकते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, लीनियर पेयर, ये सब का यूज़ करके। नेक्स्ट जो चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, तो इसमें एक तो 9th में भी था एब्सिसा, ऑर्डिनेट वगैरह तो बता ही दिया हूँ पिछले वीडियो में। अब इसमें आते हैं हम सबसे मेन जो फार्मूला है, मेन क्या इसमें दो ही फार्मूला है ही, डिस्टेंस फार्मूला। जैसे डिस्टेंस फार्मूला कैसे निकालते हैं, मतलब डिस्टेंस फार्मूला होता क्या है। जैसे कि मान लेते हैं कि ए एक पॉइंट है और बी एक पॉइंट है। ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1 y1 और इसमें बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x2 y2। तो आपसे पूछेगा इस ए बी का डिस्टेंस निकालिए। तो ए बी बराबर क्या होता है, x2 माइनस x1 या स्क्वायर रूट अंडर रूट प्लस इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर कर देना है। बस यही होता है, दो पॉइंट के बीच का हम डिस्टेंस निकालिए, 5, 10, 20 जो भी आया यहाँ पे। जैसे मान लीजिए कि एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है आपको, 2, 3, 4, 1 के बीच का डिस्टेंस निकालिए। तो यहाँ 2 है, 3 है और यहाँ पे क्या है 4, 1 है। बस पुट कर देना वैल्यू, 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का स्क्वायर, इसका रूट कर दिए। 4 माइनस 2 कितना होगा, 2, 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, और ये भी क्या होगा 2, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, क्योंकि माइनस का स्क्वायर किया तो प्लस हो जाएगा, और ये 8 हो गया तो इसको लिखते हैं 2√2। तो इस तरह से आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं। वैसे ही डिस्टेंस ये भी निकालना है। थर्ड क्वेश्चन में कोलिनियर। कोलिनियर क्या होता है, जब 3 पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन में लाई करता है तो उनको बोलते हैं हम कोलिनियर। तो कोलिनियर के लिए कंडीशन याद कीजिए, समझ लीजिए, ए बी प्लस बी सी बराबर क्या होना चाहिए ए सी के। तो आप क्या कीजिएगा, पहले 3 पॉइंट दिया है ना, तो ए बी का डिस्टेंस, बी सी का डिस्टेंस और ए सी का डिस्टेंस, और इन दोनों को ऐड कीजिएगा, ए बी प्लस बी सी। अगर ये इक्वल, जैसे 2 है 3 है और ये पूरा अगर 5 आ गया, ये ए सी का डिस्टेंस 5 आ गया, तो आप बोल सकते हैं ये तीनों पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है। बाकी ये सब बहुत इजी है। चेक वेदर दीज आर वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आप ये भी डिस्टेंस फार्मूला पे है। जैसे मान लीजिए 3 पॉइंट दिया रहेगा आपको और तीनों का कोऑर्डिनेट है, जैसे ए का भी कोऑर्डिनेट है, बी का भी कोऑर्डिनेट है 6, 4 कुछ दिया हुआ है, सी का दिया हुआ है 7 - 2। तो डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके जो अभी बताया है ना, किसी को आप x1 x2 मान सकते हैं यहाँ पे। जैसे मान लीजिए x1 y1 हो गया, ये हो गया x2 y2 हो गया, इसको मान लीजिए x3 y3 हो गया। तो इसका डिस्टेंस निकालिएगा, फिर इसका डिस्टेंस, फिर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। अब देखिए कोई दो डिस्टेंस इक्वल हो रहा है, अगर ये वाला डिस्टेंस इक्वल हो गया, सपोज ये 5 आ गया, ये भी 5 आ गया, तो वैसे ट्रायंगल को हम क्या बोलते हैं, दो साइड्स इसके इक्वल होते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये क्या हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। तो डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके बहुत सारे क्वेश्चंस आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह से क्वेश्चंस बनेगा। बाकी इस चैप्टर का पूरा जो वीडियो है, मतलब एक एक क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, तो मेरा एक और चैनल है स्टडी विंस करके, आप सर्च कीजिएगा, मेरा फोटो लगा हुआ है स्टडी विंस करके। तो उस चैनल से भी आपको पूरा एनसीईआरटी का सॉल्यूशन ही मिल जाएगा, एक एक चैप्टर का। मैं एक एक क्वेश्चन इसका करा रखा हूँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बहुत सारे चैप्टर्स का। तो उसका भी लिंक मैं चैनल का भी, या आप सर्च कर लीजिएगा स्टडी विंस करके, एक ऊपर में ही चैनल है, उसमें आपको मैथ्स का एक प्लेलिस्ट है। तो अगर किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में डाउट हो गया तो डायरेक्ट वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। चैनल का लिंक भी मैं डाल दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, तो उसको भी आप जाके चेक कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन में डाउट हो गया। अब नेक्स्ट जो मेरा इसमें एक फार्मूला है, वो उसको बोलते हैं सेक्शन फार्मूला। अब सेक्शन फार्मूला क्या है तो समझ लीजिए। जैसे ए का कोऑर्डिनेट है x1 y1 और बी का कोऑर्डिनेट दे रखा है ये x2 y2, और यहाँ पे एक पॉइंट P है, इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं xy, इस लाइन पे ही। और ये जो पॉइंट P है, इसको एक रेशियो में बांट रहा है ना। तो आप सपोज कर लीजिए इसको m1 ले लेते हैं और इसको m2 में बांट दिया। तो आपसे पूछेगा इस पॉइंट P पे, समझ में आ गया ना, ए एक लाइन है, इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे रखा है, यहाँ पे कोई एक पॉइंट है और इस लाइन को डिवाइड कर रहा है कुछ पर्टिकुलर रेशियो में, जिसको रेशियो को हम क्या ले लिए m1 m2। तो पूछेगा इस P का कोऑर्डिनेट निकालो, मतलब x y का वैल्यू निकालो। तो कैसे निकलता है, तो m1 x2 प्लस इसका हो जाएगा m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये होता है x का कोऑर्डिनेट, ये x का वैल्यू आ जाएगा, इसको पुट कर देना, सब वैल्यू पुट करना है बस, और कुछ नहीं करना है। और y का जो कोऑर्डिनेट निकलेगा m1 y2 बस आप याद कर लीजिएगा, यही एक सेक्शन फार्मूला है। इसका कोऑर्डिनेट निकालने के लिए पूछेगा तो आप निकाल सकते हैं यहाँ से, या कुछ भी पूछेगा तो इसका यूज करके बाकी वैल्यू दिया रहेगा तो आप निकाल सकते हैं। अब इसी में एक होता है
मिड पॉइंट फार्मूला। जैसे कुछ कई बार क्या आता है, एक लाइन स्ट्रेट दे देगा और ये वाला बोल देगा कि ये मिड पॉइंट है, x1 y1, और ये क्या हो गया x2 y2 दिया रहेगा और बोलेगा कि ये मिड पॉइंट है p इसका तो मिड पॉइंट है तो सपोज 1:1 में बांट दिया। तो जब भी मिड पॉइंट होता है ना, डायरेक्ट इसका फॉर्मूला होता है, बहुत ईजी है, x1 प्लस x2, मतलब दोनों पहले वाला को जोड़ दीजिए, अपॉन 2 कर दीजिए, और y बराबर क्या हो जाएगा y1 प्लस y2। तो इसका यूज करके आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं जब मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट पूछ लेगा तो। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री है, 3-4 क्वेश्चन इससे भी आ ही जाएगा आपका पक्का, है ना। और उसमें आपको कुछ नहीं, साइन 30 का वैल्यू, साइन 60 का क्या वैल्यू होता है, तो ये सब का भी मैं एक ट्रिक भी बना रखा हूँ। ट्रिग्नोमेट्री टेबल का वैल्यू नहीं याद है लिखने का, 2-3 मिनट में आप लिख लीजिएगा पूरा टेबल, तो वो भी उस चैनल पे मिल जाएगा, इस पे तो नहीं है, स्टडी विंस वाले पे आपको मिल जाएगा कि कैसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को बिना याद किए हुए लिखेंगे। बाकी आपको याद होना चाहिए इन सब का वैल्यू, साइन 30 क्या होता है 1/2 साइन, तो ये टेबल है, तो आप इसको वैल्यू को अच्छे से याद कर लीजिए। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ऐसे क्वेश्चन आया हुआ था एग्ज़ाम में, मतलब सीधा पूछ देता है साइन 30 प्लस कॉस 60 का वैल्यू बताओ, या कुछ भी लिख देगा कॉट 30 डिग्री प्लस tan 60 का वैल्यू क्या होगा। तो इस तरह से 2-3 क्वेश्चन भी थे एग्ज़ाम में, है ना। और वहाँ तक इन्वर्स वाले के भी क्वेश्चन थे, साइन 720, साइन 800, इस तरह से, तो उसको भी आप देख लीजिएगा, साइन इन्वर्स 720 और कॉस इन्वर्स, तो वो 11th-12th में पढ़ना है आपको, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ये वाला वैल्यू देख लीजिए, कुछ सबको पता होगा, साइन 0 होता है साइन 31/2, साइन 45 कॉस 45 दोनों का बराबर होता है, और साइन 60 √3/2, साइन 91 होता है, और कॉस 0 1 कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2, और ये 0। अब साइन कॉस को डिवाइड करते हैं तो tan आता है, इन दोनों को डिवाइड करते जाइए, तो tan 0 0, tan 31 1/√3, tan 45 1, tan 60 √3, और ये नॉट डिफाइंड। साइन को उलट दीजिएगा तो कॉसेक आ जाएगा, और कॉस को उलट दीजिएगा तो सेक का वैल्यू आ जाएगा, tan को उलट दीजिएगा तो कॉट का वैल्यू आ जाएगा। तो ये याद कर लीजिए, है ना। नहीं है तो आपके पास बुक वगैरह, तो कोई सा भी आप आपको ऑनलाइन भी मिल जाता है बुक वगैरह का PDF वगैरह, है ना, तो उससे भी आप ये वैल्यू या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, जो भी आप इसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद 2-3 फार्मूला और है, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो ये सब आप इसको याद कर लीजिएगा। इस पे क्वेश्चन कुछ भी दे देगा, सेक थीटा का वैल्यू पूछ देगा, टैन थीटा निकालो, तो देख लीजिए। तो अगला चैप्टर है जिसको हाइट एंड डिस्टेंस भी बोलते हैं, ये एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो इसमें ये होता है एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन क्या होता है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब नीचे से किसी चीज़ को हम ऊपर देखते हैं तो उसी ये एंगल जो बनता है ऑब्जर्वर के आई से और ग्राउंड से, तो उसी को एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। अगर कोई ऊपर टॉप पे, टावर पे या बिल्डिंग पे, तो ऊपर से नीचे देखता है उसको एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। तो इस पर वही है, आपको वैल्यू याद रहेगा पिछले वाला चैप्टर, तो आप इसको भी सॉल्व कर लीजिएगा। मतलब उसमें ऐसे ही क्वेश्चन आता है, मैं एक बता देता हूँ, हाइट एंड डिस्टेंस का एक आइडिया लग जाएगा। कोई एक टावर है यहाँ पे, ठीक है, ये वाला मान लीजिए कि AB एक टावर है और इसका हाइट दिया रहेगा 50 मीटर। अब बोलेगा कि कोई ऑब्जर्वर है किसी पॉइंट से उसके टावर के टॉप को देख रहा है, यहाँ पे या टावर पे बोल रहा है झंडा लगा हुआ है, उसके टॉप को देख रहा है, और यहाँ पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 30 डिग्री का बना रहा है। तो बोलेगा कि उस ऑब्जर्वर का टावर के फुट से कितने डिस्टेंस है वो फाइंड आउट कीजिए, या कुछ ऐसा पूछ लेगा कि ये टावर का हाइट ही नहीं दिया, वही निकालिए, बेस दे देगा। तो इसी तरह का, जैसे इसमें हम कैसे यूज़ करेंगे, अगर CB नहीं दिया तो टैन थीटा लगाएंगे। टैन 30 क्या होता है, P/B होता है, तो P यहाँ पे ये 50 है और बेस क्या है BC है, तो टैन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3, यानी 50/BC। तो BC के इधर आ जाएगा तो BC कितना हो जाएगा 50√3। तो इस तरह से आपसे कुछ भी पूछे तो निकाल लीजिएगा। अगर P और H में लगाना है तो साइन थीटा लगाते हैं, साइन 30 क्या होता है P/H, अगर ये निकालना है। तो इस तरह बहुत सारा क्वेश्चन है, टावर, बिल्डिंग, पतंग उड़ रहा है, तो इस तरह से ये पतंग का धागा का क्या लेंथ होगा, तो वो सब है, तो आप देख लीजिएगा क्वेश्चंस। अगला चैप्टर जो है सर्किल है, तो सर्किल में कुछ प्रूफ वाले क्वेश्चन है और कुछ इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं। जैसे कि सपोज कर लीजिए कि सर्किल का सेंटर दिया रहेगा और इसको बोलते हैं टेंजेंट। टेंजेंट एक पॉइंट पे यहाँ पे इंटरसेक्ट करता है, और यहाँ जो रेडियस होता है ना वो टेंजेंट पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो आपसे पूछ दिया कि सर्किल एक सेंटर दिया गया है और एक पॉइंट P है यहाँ पे, और इसका डिस्टेंस सपोज दे देगा कि 13 है, और जो इसका दे देगा रेडियस सर्किल का 5 है। पूछ देगा कि आप वो टेंजेंट का लेंथ निकालिए। तो 5 12 ट्रिपलेट से भी आप निकाल सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम पढ़े होगे, h² = P² + B²। तो h का यहाँ पे दिया हुआ है 13 और P पता है आपको
कितना है 5 और बी पूछ रहा है, तो ये क्या होगा 169, ये 25 प्लस बी स्क्वायर, ये इधर आके माइनस हो जाएगा तो 144 बराबर बी स्क्वायर, और बी बराबर क्या होगा √144, इसका आंसर होता है 12। तो इस तरह से जो क्वेश्चंस है तो वो आप कर लीजिएगा पहले वाले में, जो वैल्यू वगैरह वाले में क्वेश्चन है ना, इसका आंसर √119 है। जैसे यहाँ दिया हुआ है टेंजेंट पी क्यू एट पॉइंट पी ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट ए लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट क्यू सो दैट ओ क्यू बराबर 12, तो लेंथ ऑफ पी क्यू निकालना है। तो आप ये सब देख लीजिएगा, इसी तरह से पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके बनता है ये सब क्वेश्चन। बाकी वैल्यू वाले क्वेश्चंस कुछ देख लीजिएगा, जैसे ये क्वेश्चंस है इसको भी देख लीजिएगा। सिंपल है, जो टेंजेंट यहाँ पे 90 बनाएगा और यहाँ पे क्या बनाएगा, ये 90 बनाएगा, तो आपसे इसमें क्या पूछ रहा है पी टी क्यू मतलब ये वाला एंगल पूछ रहा है। तो आपको क्लियर है, ये 110 है, ये 90, तो 110 प्लस 90 कितना हो गया 200, 200 प्लस 90 जोड़ दीजिए 290 हो गया, और ये क्वाड्रिलेटरल है तो चारों एंगल का सम कितना होगा 360, तो 290 हो गया, 110 और 290 हो गया ना, और इधर 70 बच गया, तो ये क्या हो जाएगा 70, यानी बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, पी टी क्यू बराबर, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम इस तरह से होता है। तो ये सब देख लीजिएगा, थोड़ा वैल्यू वगैरह क्वेश्चंस है। और नेक्स्ट जो मेरा चैप्टर है एरिया रिलेटेड टू सर्किल, तो इसमें सेक्टर सेगमेंट ये सब का, मेजर सेक्टर माइनर सेक्टर ये सब का है, तो कुछ भी आपसे पूछे तो आप इसको बता दीजिएगा, ज़्यादा नहीं, आपको 5 मिनट में बता देता हूँ सब चीज़ें क्या इसमें है। देखिए एक सर्किल होता है, ठीक है, सर्किल में आपको पता ही है कि ये क्या होता है, आर्क होता है, एक टुकड़ा ले लेते हैं है ना, और आर्क के द्वारा सेंटर पे जो एक छोटा, मतलब ये सपोज के लिए ये एंगल थीटा बन गया, तो इसको बोलते हैं माइनर सेक्टर, जो छोटा वाला होता है माइनर सेक्टर। और जो बच गया एरिया, इसको इस वाले को क्या बोलेंगे, ये पूरा एरिया बच गया, इसको बोलते हैं मेजर सेक्टर। और ये तो पता ही, ये रेडियस है ना, ओ ए ओ बी क्या है, रेडियस है। तो मेजर सेक्टर माइनर सेक्टर समझ में आ गया। अब सेगमेंट क्या होता है, तो ये कॉर्ड ले लिए, एक लाइन खींच दिए, तो ये वाला क्या होगा माइनर सेगमेंट, और इसको बोलते हैं मेजर सेगमेंट। तो आपसे अगर पूछे कि एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, इस एरिया ऑफ सेक्टर रेडियस दे दिया, तो इसका फॉर्मूला होता है θ/360 डिग्री इंटू πr²। तो इसको याद कर लीजिएगा। अब थीटा क्या है, तो थीटा दिया रहेगा ना यहाँ पे सेंटर पे 60 डिग्री या कुछ भी दिया रहेगा, तो आप यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए। पाई का वैल्यू पता है 22/7, और रेडियस अगर कुछ दिया रहेगा, जैसे 6 दे दिया, कुछ भी दे दिया, तो आप इसको इस तरह से निकाल सकते हैं एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर निकल गया, माइनर सेक्टर। अब आपको पता है कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है। अगर पूछे मेजर सेक्टर कैसे निकालेंगे इधर वाले का, तो उसका एक और तरीका है। एक तो आप ऊपर जो थीटा लिखे ना, मेजर सेक्टर का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 360 डिग्री माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू πr²। तो ये हो गया मेजर सेक्टर का एरिया निकालने का फॉर्मूला। उसके अलावा आप एक और तरीके से निकाल सकते हैं, माइनर सेक्टर का निकल गया तो पूरे सर्किल का एरिया क्या होता है πr² होता है ना, उसमें माइनर सेक्टर का ये वाला घटा दिया तो इसी का तो बचेगा ये निकालने के बाद। तो इस तरह से आप सेक्टर का एरिया निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है आर्क लेंथ, 2πr θ/360 या θ/360 इंटू 2πr, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यही होता है आर्क लेंथ निकालने का, मतलब ये ए बी का लेंथ निकालने का फॉर्मूला। अब आपसे पूछ देगा कि ये वाला सेगमेंट का भाई एरिया निकाल के बताओ, ये सेगमेंट का, माइनर सेगमेंट का। तो कैसे निकालेंगे, सेगमेंट का एरिया निकालेंगे। तो ये वाला तो थीटा लिए, तो ये क्या है माइनर सेक्टर है ना, तो माइनर सेक्टर में से अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल को घटा देंगे, जैसे मान लेते हैं कि ओ ए सी बी, तो ओ ए बी एक ट्रायंगल है, इस पूरे माइनर सेक्टर का एरिया निकाल लिए किस फॉर्मूला से, θ/360 इंटू πr²। और उसमें से हमको क्या घटाना पड़ेगा, इस ट्रायंगल का एरिया। और ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है। लेकिन एक और तरीका आपको बता देता हूँ, कोई सा भी ट्रायंगल है, आप एक फॉर्मूला याद रखिए, हाफ r² साइन थीटा, हाफ r² साइन थीटा। तो इससे तो आप सेक्टर का निकाल लीजिएगा, और हाफ r² साइन थीटा से इस ट्रायंगल का निकाल लिया, चाहे कोई सा भी ट्रायंगल रहे, तो उसका आप घटा दीजिएगा, तो ये डायरेक्ट आपका सेगमेंट का आ जाएगा। और माइनर सेगमेंट आ गया तो पूरे सर्किल में से माइनर सेगमेंट के एरिया को घटाने पर मेजर सेगमेंट बच जाता है ये। तो उस तरह से आप निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका, मान लीजिए कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसका एरिया निकाल, अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, इससे निकाल लीजिएगा। बेस दिया रहेगा और हाइट भी दिया रहेगा। इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4a², तो इससे भी निकाल सकते हैं। देखिए चैप्टर जो 12 है वो सरफेस एरिया वॉल्यूम्स है।
तो सरफेस एरिया वॉल्यूम में ये पूरा जो फार्मूला है, मैं 9th वाले जो वीडियो बनाया हूँ उसमें बता चुका हूँ कि सिलेंडर का क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया, कोन का क्या होता है, स्फीयर, हेमीस्फीयर, उस पर भी, और एक नया चैनल बताया हूँ स्टडी विंस, तो उससे भी आप देख सकते हैं। तो ये कंप्लीट फार्मूला मिल जाएगा, स्फीयर, कोन, क्यूबॉइड, क्यूब, तो ये सब फार्मूला, तो इसमें बस फार्मूला है, फार्मूला पुट करके आप आंसर निकालिएगा। क्यूबॉइड का क्या होता है, वॉल्यूम L इंटू बी ए इंटू एच होता है, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, ए क्यूब होता है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। हेमी स्फीयर क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, है ना। तो इस तरह से आप देख लीजिएगा, है ना। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, कोन का, पाई आर एल, है ना। तो बाकी ये सब फॉर्मूला पे ही है आपका इस चैप्टर को। अब देखिए मेरा जो अगला चैप्टर है, 13 नंबर चैप्टर स्टैटिक्स है। तो स्टैटिक्स में क्या क्या है, तो देखिए इसमें मीन निकालना है, मीडियन है, मोड है। तो मीन का, उसके बाद क्लास मार्क है। तो मैं एक एक करके बता देता हूँ, बाकी डिटेल में तो आपको उस चैप्टर पे सब उस चैनल पे मिलेगा वीडियो। मीन क्या होता है, समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई होता है, मीन का ये फार्मूला होता है। और ये सब क्या है, तो देखिए मतलब कि आपको इस तरह से बनाना पड़ेगा टेबल। क्लास इंटरवल दिया रहेगा, और यहाँ पे जैसे क्लास इंटरवल लिख दिया 0 से 5, 5 से 10, तो इसको बोलते हैं क्लास इंटरवल। फिर हम क्लास मार्क निकालते हैं, उसको हम एक्स आई बोलते हैं। एफ आई क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है। और यहाँ पे एफ आई एक्स आई का एक कॉलम बनता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते जाते हैं, एफ आई एक्स आई, एफ आई एक्स आई जो भी रहेगा। यहाँ पे मान लीजिए कि इनको 2.5 आ गया, ये 15 का 7.5 आ गया, ये दे दिया 4, ये 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा, 2.5 चौका 10, 7 3 21, 22.5। तो इसके सबको जोड़ लेते हैं, तो ये एफ आई एक्स आई आ जाता है यहाँ पे। इसके बाद से इन सबको जोड़ दीजिएगा तो एफ आई आ जाएगा, समेशन, और इसमें पुट कर देंगे तो मीन निकल जाता है। तो इस तरह से आप मीन होता है। नेक्स्ट है मेरा, नेक्स्ट आपको क्लास मार्क क्या इसमें फॉर्मूला है, तो क्लास मार्क देख लीजिएगा, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2 होता है। तो ये क्लास मार्क होता है। इसके बाद से अलग अलग मेथड है। ये जो मेथड है ना मीन निकालने का, हाँ इस तरह से आपको बता रहा था, जो टेबल किस तरह से हम बनाते हैं। ये क्लास इंटरवल होता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और यहाँ पे हो गया क्लास मार्क हो गया, जैसे दोनों को प्लस करके अपॉन 2 कर दिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई किए तो एफ आई एक्स आई निकल गया। ये सब जोड़ दीजिए और इनको डिवाइड कर दिए तो ये मीन निकल गया। डायरेक्ट मीन निकालने का है। एज्यूम मीन मेथड भी है मीन निकालने का। तो आप मीन एक निकालना जान जाइए, मेथड तो नहीं पूछेगा आपसे कौन से मेथड से निकालिए। स्टेप डेविएशन पहले था, वो कट गया सीबीएसई से। 2 ही मेथड पे अब सीबीएसई में भी आता है जनरली, डायरेक्ट मेथड और इससे। मोड क्या होता है, मोड का आप ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, L प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो, 2f1 माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू एच। जैसे बहुत ईजी चीज़ है, कोई बहुत बड़ा देखिए इसमें निकालने का क्या तरीका है। जैसे ये दिया हुआ है एक क्वेश्चन मेरे पास, है ना। अब इसका आपसे पूछ रहा है मोड निकालने के लिए, तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, नीचे ये क्या है, फ्रीक्वेंसी है, मतलब नंबर्स है, और ये क्या है, इंटरवल है। फैमिली साइज 1 से 3 लोग जो हैं कितने फैमिली में, 7 फैमिली में। 3 से 5 लोग कितने फैमिली में, 8 फैमिली में। 5 से 7 लोग कितने में, 2। तो इस तरह से ये सब नंबर दिया गया है, मोड निकालना है। तो सबसे पहले आप देखिए कि इसमें ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सा है। सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी 8 है, तो 8 जो है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, F1 बोलते हैं, याद रखिए F1। और फ्रीक्वेंसी 1, इसके जस्ट पहले वाले को बोलेंगे F0, और इसके जस्ट बाद वाले को बोल रहे हैं F2। तो ये 3 चीज़ तो आपको इसमें समझ में आ गया, F1, F0, F, ये सब क्या है यहाँ पे। तो ये तो समझ में आ गया, सबसे ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी उसको F1, उससे पहले वाला F0, और ये क्या होता है, F2 होता है। और इसके बाद से जो 8 है, 8 के जस्ट सामने वाला जो मेरा क्लास है, उसी को बोलेंगे मॉडल क्लास। क्या बोलते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे मॉडल क्लास, यहाँ पे क्या है, 3 से 5, इसको क्या बोलते हैं, मॉडल क्लास। और तो इसमें L क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। L की जगह पे क्या रखना है, जैसे यहाँ पे लोअर लिमिट क्या है, 3 है, तो इसमें हम यहाँ पे 3 रख देना है L। F1 की जगह पे यहाँ पे क्या रखेंगे, 8 रखेंगे। F0 की जगह पे क्या रखेंगे, 7। 2F1, तो F1 F2 तो पता ही चल गया। H क्या होता है, क्लास साइज। 3 माइनस 1 की जगह कितना होगा, 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, तो क्लास साइज। बस ये सब फार्मूला पे अगर पुट कीजिएगा तो डायरेक्ट में आपका मोड निकल जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये सब पुट करने के बाद ये मोड निकल जाता है। तो यही है मोड निकालने का तरीका। एक क्वेश्चन एक आध बना लीजिएगा, समझ में आ जाएगा मोड क्या होता है। L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 होल इंटू H। बाकी मैं इंपॉर्टेंट है तो एक बता ही देता हूँ, मीडियन का मेरे एग्ज़ाम में इस तरह क्वेश्चंस आया हुआ था कुछ, है ना।
तो बहुत बड़ा नंबर 12-13 नंबर लिख दिया था इस तरह से। तो मीडियन निकालना, सबसे पहले आपको काम क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिख लीजिए इसको। 2, 2, 4, 2, 6, एक 7 नंबर है ना, तो 5 लिखे सब, उसके बाद 7 नहीं 4 भी है, 4, 5, 7 और फिर 11, 13, 15, 18। तो इस तरह से 2, 2, 4, 2, 6, एक 7 नंबर हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, 3 इधर से हटा दीजिए और 3 इधर से हटा दीजिए, जो बीच का बच गया 11 आंसर हो गया। यही इसका क्या हो गया, मीडियन हो गया ऑड वाले केस में। और मान लीजिए कभी इस तरह का टर्म आ गया 4, 6, 3, 2, तो आप सबसे पहले मैं 4 इवन नंबर है, तो आप यहाँ तो कोई बीच वाला है ही नहीं, 2 इधर से हटाइए, 2 इधर से आए तो ख़त्म ही हो गया। तो उसमें क्या करना है आपको बता देता हूँ, थोड़ा बड़ा नंबर ले लेते हैं, 3, 4, 8, 9, 11, तो 2, 2, 4, 5, एक और लिख देते हैं 12। तो यहाँ पे मेरा इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, तो उसमें क्या करना पड़ता है, आप बीच का 2 लीजिए, ये दोनों को ले लीजिए, साइड से 2 छोड़ दीजिए, इधर से 2 छोड़ दिए, मतलब बराबर छोड़ देना है और बीच में 2 बचेगा आपका हमेशा। तो इन दोनों को प्लस कर लेना है। 8, 9 कितना होता है, 17, 17/2 कीजिएगा तो ये 8.5, यही आंसर होगा। मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि देखिए देखिए यहाँ पे कितना नंबर है, यहाँ पे 2, 3, 2, 5, 2, 7, 7 है ना, तो 3 इधर से छोड़ रहे थे, 3 इधर से छोड़ रहे थे, तो बीच में एक ही बचा, तो ये क्या हो गया था, मीडियन हो गया था। लेकिन इस केस में तो बीच में बच नहीं था, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स 6 है, 3 और 3 छोड़िएगा, तो उस केस में आप 2, 2 छोड़िए दोनों तरफ से, और बीच वाला बच गया, उन दोनों को ऐड जोड़ के अपॉन 2 कर दिया, तो ये हो गया। अब वही चीज़ लोग n/2 लिखता है, n+1/2 इस तरह से लिखा रहता है, तो वो सब हटाइए, अब डायरेक्ट इस तरह से आप कीजिएगा। बाकी मीडियन निकालने का ये फॉर्मूला है, इसको याद कर लीजिएगा, L+n/2 - CF/F/H, है ना। और नहीं समझ में आया हो तो आप उस चैनल पे आपको एक एक वीडियो बना हुआ है मीन मीडियम स्टैटिक्स का भी, तो आप प्लेलिस्ट में जाके सब देख लीजिएगा, मैं एक एक डिटेल में समझाया हुआ हूँ किस तरह से मीडियन वगैरह निकालते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा, इससे 1 नंबर का हो सके या 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। इम्पेरिकल फार्मूला बोलते हैं, 3 मीडियन = मोड + 2 मीन होता है, इसको याद कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आखिरी मेरा चैप्टर, लास्ट चैप्टर है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है, जैसे कि किसी भी चीज़ की पॉसिबिलिटी, तो इसको निकालने का फॉर्मूला यही होता है, नंबर ऑफ़ पॉसिबल आउटकम्स और नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स और नंबर ऑफ़, जैसे इसको पीई लिखते हैं, तो जो फेवरेबल आउटकम्स और टोटल नंबर ऑफ़ आउटकम्स नीचे होता है, तो इसको ऐसे बोलते हैं, नंबर ऑफ़ NE/NS भी बोलते हैं। टोटल सैंपल स्पेस कितना हो गया। जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ, आप अगर डाइस को फेंकिएगा, जैसे लूडो खेलते हैं, तो उसमें डाइस में क्या होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ऐसे 6 नंबर्स होते हैं डाइस पे। अगर आपसे पूछ लेगा कि बताइए कि 4 आने का प्रोबेबिलिटी कितना है, तो 4 तो एक ही होता है ना लूडो में, तो डाइस में, तो 4 आने का 1 तो 1, और नीचे में क्या आ जाएगा, टोटल कितना है 6, तो 1/6। पूछेगा कि इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो इवन कितना है इसमें, 2, 4, 6, 3 ही नंबर है, तो 3/6 यानी 1/2, यही वन इवन। ऑड आने के भी क्या होगा, 1/2। तो इस तरह से डाइस वाइज क्वेश्चन होगा। तो बाकी आपसे कुछ दे देगा कि बॉल रखा गया है, उसमें रेड ब्लैक है, तो जैसे एक बक्सा है या कुछ बॉक्स है, इसमें अगर कुछ 5 रेड बॉल रख दिया गया है, 6 ब्लैक बॉल रख दिया गया है, 2 वाइट बॉल रख दिया गया है, तो पूछिए वाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 2 वाइट है ना, और टोटल कितना है, 5, 2, 7, 6, 13, तो 2/3। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं अगर रैंडमली हम पिक कर रहे हैं। तो ये सब क्वेश्चंस है, तो आप देखिएगा तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। यहाँ से कुछ बहुत बड़ा नहीं है इसमें, जैसे बॉक्स में 3 ब्लू है, 2 वाइट है, 4 रेड है, मार्बल्स है और एक रैंडम, तो वाइट आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 4, 2, 6, 3 कितना हो गया, 9, तो 9 तो टोटल हो गया, टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितना है 9, और वाइट कितना है 2, तो 2/9 हो गया यहाँ पे। तो यही है प्रोबेबिलिटी। अगर ब्लू निकालने का तो ब्लू भी निकाल लीजिएगा इस तरह से, तो कुछ इस तरह से प्रोबेबिलिटी से भी आएगा, तो आप कर लीजिएगा। हाँ, कार्ड वाले से क्वेश्चन आते हैं, प्लेइंग कार्ड कितने होते हैं, तो वो भी आपको समझ लेना चाहिए। टोटल ताश का जो पत्ता होता है कार्ड 52 होता है, जिसमें 26 क्या होता है, रेड होता है, और 26 क्या होता है उसमें, ब्लैक होता है ना। और इसमें भी क्या होता है, फेस कार्ड्स कितने होते हैं आपसे पूछेगा, तो फेस कार्ड्स जो होते हैं ना वो 12 होते हैं, है ना। और इसमें आपको ये देख लीजिए, यहाँ पे मैं लिखा हुआ एक डायरी में मिल गया, प्लेइंग कार्ड जैसे टोटल क्या 52 होते हैं, और इसमें 26 रेड होते हैं, 26 ब्लैक होते हैं, और इसमें क्या क्या होता है, जैसे कि 13
क्या होता है, क्लब होता है, फिर डेयर डायमंड होता है, फिर हर्ट होता है, स्पेड्स होता है। तो 13 टोटल 52 हो गया। और लाल जो होता है डायमंड और हर्ट होता है 13। तो आपसे पूछेगा कि रेड कलर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 13 है, 13/52 कीजिएगा तो 1/4। फिर हर्ट आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। फिर इसमें क्या होता है, किंग, क्वीन, जैक, एस होता है। तो 4 किंग होते हैं, 4 क्वीन होते हैं, जैक 4 होते हैं, एस क्या होते हैं, 4 होते हैं। तो इसमें फेस कार्ड कौन से होते हैं, तो किंग, क्वीन और जैक आर नोन एज फेस कार्ड्स। तो टोटल 12 फेस कार्ड्स होते हैं, जो लिखा हुआ अभी ये टोटल 12 फेस कार्ड्स है। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। जैसे यही क्वेश्चन नीचे किया गया, स्पेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 13 है तो 13/52 कर दिए, है ना। तो इस तरह से एस आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो एस कितने होते हैं इसमें 4, और टोटल पत्ता कितना होता है 52, कार्ड कितना होता है 4/52 कर दिया। तो आपको समझ में आ गया कार्ड का भी हम किस तरह से निकालते हैं। और एक और फॉर्मूला होता है पी प्लस पी नॉट ई बराबर 1 होता है। पी प्लस पी नॉट ई बराबर 1, यह कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। तो इसको इस तरह से आप समझ लीजिए, हाँ, जैसे यहाँ पे पी प्लस पी, पी इक्वल टू क्या 1 माइनस पी। तो जैसे क्वेश्चंस यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी आपको ये दिया रहेगा कि मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी ये है, तो हारने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, तो इसमें 1 में से घटा दीजिए, टोटल तो 1 ही होता है ना, तो 1 में से घटा दीजिएगा। तो जब भी इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो आपको 1 से माइनस कर देना है। जैसे ये सब क्वेश्चंस इसमें है एनसीईआरटी में भी, अब देखिएगा जैसे एक और क्वेश्चंस दिया हुआ है इसमें, हाँ, जैसे यहाँ पे 5 नंबर पी बराबर ये है, पूछ रहा है पी नॉट ई, तो 1 माइनस कर दिएगा तो 0 पॉइंट, तो कितना हो जाएगा ये, 1 में से घटा दीजिए 0.05, तो ये बचेगा आपका, कितना बचेगा 0.95, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। नॉटी वगैरह बॉल वगैरह बता ही दिया किस तरह से आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी। और इवन नंबर, ऑड नंबर, इस तरह से, है ना। जैसे डाई स्पिनिंग गेम खेल रहे हैं तो इसमें ऑड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, इवन आने, तो देख लीजिएगा ऑड क्या होता है 1 3 5 7, इवन क्या 2 4 6 8, ग्रेटर 2 से ग्रेटर कितने नंबर है, तो इस तरह से आप प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। और ये 14 नंबर क्वेश्चन आपका कार्ड पे फेस कार्ड, स्पेड, रेड फेस कार्ड, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और नीचे हमें कमेंट्स में ज़रूर लिख के बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और कोई भी सुझाव या फीडबैक है तो नीचे हमें लिख के आप पूछ सकते हैं या बता सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।